सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। उसी कड़ी में हम आगे देख लेते हैं चौथे नियम को। इसके पहले हमने 3 नियम को देख लिया था। चौथे नियम में आइए देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो इस चौथे नियम में कहा गया है कि विसर्ग से पहले इ या उ आए और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ इन 6 वर्णों में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण लेकर के देख लेते हैं कि यह नियम किस प्रकार से लगता है और इसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो आइए देख लेते हैं कुछ उदाहरण। तो हमने पहला उदाहरण लिया है निह प्लस कपट। तो निह प्लस कपट, तो यहाँ पर आप देखते हैं विसर्ग है और विसर्ग के तुरंत बाद क है और उसके तुरंत पहले ई है। तो यहाँ पर कहा गया पहले ई हो और बाद में इनमें से कोई भी वर्ण हो। तो यहाँ से आपका क हो गया और यहाँ से ई हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका विसर्ग के स्थान पे श आदेश हो जाएगा और जब हम शब्दों को मिलाते हैं तो आपका निष्कपट शब्द बन जाता है। उसके बाद हमने दूसरा उदाहरण लिया है निह प्लस कंटक। तो निह प्लस कंटक में भी आप देख रहे हैं पहले ई है और बाद में क है और बीच में विसर्ग है। तो आपका विसर्ग के स्थान पे श आदेश हो जाएगा और जब शब्दों को मिलाएंगे तो आपका निष्कंटक शब्द बन जाएगा। उसके बाद हमने तीसरा उदाहरण लिया है निह प्लस ठुर। तो निह प्लस ठुर, तो आप देखते हैं कि पहले आपका ई है विसर्ग से और उसके बाद ठ है। तो हम देख लेते हैं नियम में क्या ठ कहा गया है। तो हाँ, हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका ठ कहा गया है। तो यहाँ पर जब बाद में ठ है तो विसर्ग के स्थान पे श आदेश हो जाएगा और जब शब्दों को मिलाते हैं तो आपका निष्ठुर शब्द बन जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने चौथा उदाहरण लिया है यहाँ पर निह प्लस प्राण। तो निह प्लस प्राण, तो इसमें भी आप देखते हैं कि विसर्ग से पहले इ आया हुआ है और विसर्ग के बाद प। तो देख लेते हैं प यहाँ पर कहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि प यहाँ पर है। तो प यहाँ पर है तो विसर्ग के स्थान पे श आदेश हो जाएगा और जब हम शब्दों को मिलाते हैं तो आपका निष्प्राण शब्द बन जाएगा। आइए अब हम अपने अगले नियम को देख लेते हैं। तो पांचवा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाता है। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हमने पहला उदाहरण लिया है नमः प्लस ते। तो नमः प्लस ते, तो आप देखते हैं कि विसर्ग के बाद त आया हुआ है। तो नियम भी कहा गया है कि विसर्ग के बाद यदि त आए या फिर थ आए तो विसर्ग के स्थान पे आप स आदेश हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखते हैं कि त आया हुआ है और विसर्ग है उसके पहले, तो विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा। जब हम अक्षरों को मिलाएंगे तो आपका नमस्ते शब्द बन जाएगा। उसके बाद हमने दूसरा उदाहरण लिया है मनः प्लस ताप। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि विसर्ग के बाद त आया हुआ है तो विसर्ग के स्थान पे स आदेश हो जाएगा और फिर जब इसको हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद आपका शब्द बन जाएगा मनस्ताप। हमने तीसरा उदाहरण लिया है दुह प्लस तर। तो दुह प्लस तर, इसमें भी आप देखते हैं विसर्ग के बाद त आया हुआ है। तो आपके नियम भी कहा गया है विसर्ग के बाद यदि त आए या थ आए तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा। तो विसर्ग को हमने स में परिवर्तित कर दिया और जब हमने अक्षरों को मिलाया तो यहाँ पर दुस्तर शब्द बन गया। उसके बाद हम चौथा उदाहरण लिए हैं निह प्लस तेज। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद त आया हुआ है तो विसर्ग स में परिवर्तित हो गया और फिर जब हम अक्षरों को मिलाते हैं तो आपका निस्तेज शब्द बन जाता है। आइए अब हम अपने अगले नियम को देख लेते हैं। तो अगला छठवां नियम है। तो छठवां नियम में लोप का नियम बताया गया है कि विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है तो इसमें 3 नियम, छठवें नियम में आपका 3 नियम बताया गया है। तो पहले नियम में हम देख लेते हैं छठवें के पहले में कि किस प्रकार से लोप किया जाता है। तो इसमें कहा गया है विसर्ग के बाद यदि छ आए जो च वर्ग का है, तो विसर्ग के बाद यदि छ आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और फिर छ से पहले च आगम हो जाता है। च आगम का मतलब होता है उसके पहले लगा देना। तो छ से पहले क्या हो जाएगा, च आगम हो जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमने पहला उदाहरण लिया है यहाँ पर अनु प्लस छेद। अनु प्लस छेद, तो आप देखते हैं विसर्ग के बाद छ आया हुआ है
और छ आने से विसर्ग का लोप हो गया। लोप मतलब उसका हट जाना, दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी कमरे में यदि कोई दीपक रखा गया है, दिया रखा गया है, और जब उसे अंधकार में जलाया जाता है तो वह दिखाई देता है, लेकिन जब उसको बुझा दिया जाता है तो अंधकार में दीपक तो होता है लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही यहाँ पर लोप करने का मतलब विसर्ग तो रहेगा लेकिन उसका लोप कर दिया जाता है, मतलब अंधकार के कारण वो दिखाई नहीं देता है। तो वैसे यहाँ पर लोप कर दिया जाता है। तो लोप तो होगा, लेकिन एक बात और कही गई है कि उसके बाद च आगम हो जाएगा छ से पहले। तो जब यहाँ पर विसर्ग का लोप कर देते हैं और फिर उसके बाद छ से पहले च का आगम कर देते हैं तो आपका छ से पहले च लग जाता है। तो जब हम मिलाते हैं अक्षरों को तो आपका अनुच्छेद शब्द बन जाता है। उसके बाद दूसरा उदाहरण हमने लिया है छत्र प्लस छाया। छत्र प्लस छाया में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के तुरंत बाद छ आया हुआ है। तो छ आया हुआ है तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, और लोप होने के पश्चात ही यहाँ पर क्या च आगम हो जाएगा। छ से पहले च आगम हो जाएगा। तो जब हम अक्षरों को मिलाएंगे तो आपका छत्र छाया शब्द बन जाएगा। आइए अब हम अपने अगले नियम को देख लेते हैं। तो छठवें नियम में दूसरा नियम कहा गया है कि विसर्ग के बाद यदि र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा उसके पूर्व का जो स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। तो आइए उदाहरण लेकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है पहला निह प्लस रोग। तो आप यहाँ पर देखते हैं नी जो है छोटी की मात्रा है और विसर्ग से पहले है, और विसर्ग के तुरंत बाद र आया हुआ है। तो विसर्ग के तुरंत बाद यदि र आया हुआ है तो यहाँ पर ये नियम लग जाएगा, और विसर्ग का हमने लोप कर दिया और उसके पूर्व वाला जो स्वर था उसको हमने दीर्घ कर दिया। तो यहाँ पर नी जो है नी हो गया, और फिर जो शेष बचा उसको जोड़ देते हैं। तो जब हम जोड़ देते हैं तो आपका नी रोग शब्द बन जाता है। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण लिए हैं निह प्लस रस। तो निह प्लस रस भी हम देखते हैं कि विसर्ग से पहले छोटी की मात्रा है और उसके बाद र है। तो र आने के कारण यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो जाएगा, लेकिन उसके पूर्व का जो स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा। तो पूर्व के स्वर को हम दीर्घ करके जब उसको मिलाते हैं तो आपका नीरस शब्द बन जाता है। आइए अब हम अगले नियम को देख लेते हैं। तो छठवें नियम में तीसरा नियम जो है वह कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। तो अ आ के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर यदि विसर्ग के बाद आ जाता है तो विसर्ग का क्या होता है, यहाँ पर लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है और न पूर्व के स्वर में कोई परिवर्तन होता है, न कोई चीज़ आगम होता है, ना ही कुछ आदेश होता है। सिर्फ उसका लोप करके ज्यों का त्यों शब्द को मिला करके लिख दिया जाता है। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं हम। तो हमने उदाहरण लिया है अतः प्लस एव। तो अतः प्लस एव शब्द आप देखते हैं तो विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद आपका ए है। तो अ के बाद ए है, तो अ के अपेक्षा ए एक भिन्न स्वर है। तो भिन्न स्वर जैसा कि कहा गया है तो भिन्न स्वर आया है, तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और कहीं पर कुछ आगम या फिर कुछ हमको आदेश नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसका लोप कर दिया, और जब इसको हमने मिलाया तो आपका अत एव शब्द बन जाता है। आइए अब हम अपने अगले नियम को देख लेते हैं। तो हमारा अगला सातवां नियम है और अंतिम नियम है। तो सातवें नियम में कहा गया है विसर्ग संधि के कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हमने पहला उदाहरण यहाँ पे लिया है प्रातः प्लस काल। तो आप देखते हैं विसर्ग के पहले अ आया हुआ है और विसर्ग के बाद क है। तो यहाँ विसर्ग पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे मिला करके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रातः काल, तो आपका शब्द बन गया प्रातः काल। उसके बाद हमने दूसरा उदाहरण लिया है अंतः प्लस करण। तो अंतःकरण में भी आप देखते हैं कि विसर्ग से पहले अ आया हुआ है और विसर्ग के तुरंत बाद क आया हुआ है।
तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो आपका यहाँ पर शब्द बन जाएगा अंतःकरण। उसके बाद आपको बता दें कि ये नियम तो है ही, लेकिन कुछ अपवाद के शब्द भी हैं, उनको भी आइए देख लेते हैं कि कुछ अपवाद भी इसमें है, जो कि नियम तो लग जाता लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस नियम को नहीं लगाया गया, लेकिन उसके स्थान पे कुछ दूसरा ही परिवर्तन किया गया है, आगम किया गया है। तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर आदेश कर दिया गया है नमः प्लस कार, जो कि विसर्ग से पहले अ आया हुआ है, बाद में क भी आया हुआ है। ऐसे नियम के अनुसार यहाँ पर आपका विसर्ग का लोप हो जाना चाहिए था, जैसा कि नियम में कहा गया है, लेकिन यहाँ पर लोप नहीं किया जाएगा। इसलिए नहीं किया गया यहाँ पर लोप कि जो आपका अर्थ बनेगा नमस्कार, तो यहाँ पर नमकार हो जाएगा। नमकार का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए विसर्ग के स्थान पे श आदेश कर दिया गया और फिर नमस्कार शब्द बन गया। और उसके बाद हमने दूसरा यहाँ पर रखा है आपको बताने के लिए अपवाद को, तो पुरः प्लस कार। तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि आपका पहले अ आया हुआ है और बाद में क है, इसके अनुसार विसर्ग का लोप हो जाना चाहिए। ये विसर्ग के स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विसर्ग अपने स्थान पे रहना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें कोई परिवर्तन, मतलब कि विसर्ग के स्थान पे स आदेश कर दिया गया है। और फिर जब स आदेश कर दिया गया है तो यहाँ पर हम जब शब्दों को मिलाते हैं तो आपका पुरस्कार शब्द बन जाता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आएंगे हम दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और उससे भी ज़्यादा आपके जीवन में लाभकारी होगा, और आप जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें आपका इसमें से हेल्प मिलेगा और आप उसमें अच्छे अंकों से उसको पास करेंगे।